द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस, जिसे लिखा है मॉर्गन हॉसेल ने, जो कि द कोलैबोरेटिव फंड नाम की एक वेंचर कैपिटल में पार्टनर हैं। वो इससे पहले द मॉटले फूल और द वॉल स्ट्रीट जर्नल में कॉलमिस्ट भी रह चुके हैं। ऑर्थर मॉर्गन हॉसेल जब कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए एक वैले की जॉब किया करते थे। जहां वो जॉब करते थे वो लॉस एंजलिस का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहां एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 20 साल की ही उम्र में उसने कई वाईफाई राउटर के लिए कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलेनियर ने कई सारी टेक कंपनी स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। वो काफी सक्सेसफुल था, लेकिन पैसे के मामले में वो थोड़ा अनलकी था। वो लड़का जहां भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जो भी उसके साथ बात करता उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले $1000 की कीमत वाले कई सोने के सिक्के दिए गए। तो आपको क्या लगता है उस यंग टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ने उस गोल्ड कॉइन का क्या किया होगा? उसने वो कॉइन्स पैसिफिक समुद्र में फेंक दिए। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सबने मिलकर वो कॉइन समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ दिनों बाद एक दिन वो यंग मिलेनियर गलती से होटल के लैंप से टकरा गया। मैनेजर ने कहा कि लैंप की कीमत $500 है, तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे निकालकर मैनेजर के मुंह पे दे मारे और बोला, ये रहे $5000। अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी सच है या नहीं। शायद आप सोच रहे होंगे कि उस यंग मिलेनियर का क्या हुआ होगा। जी हाँ, ये स्टोरी एकदम सच है। इस किताब में आप कुछ ऐसी ही और कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के लास्ट में यंग मिलेनियर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ कमाया था सब उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। तो देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो पर अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही बताती है कि पैसे को लेकर हम कैसे सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। इस बुक में मैंने जो लर्निंग की है वो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। मेरा गोल है कि मैं इंडिया के हर एक नौजवान तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी पहुंचाऊं, ताकि इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियली फ्री बन सके। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और दी गई जानकारी का फायदा उठाइए, और अगर पसंद आए तो की लर्नर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए एक और कहानी से कुछ वैल्यूएबल सीखते हैं। रोनाल्ड रीड एक जेनिटर यानी कि दरबान था। वो एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा था। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। और उससे भी मजेदार बात यह थी कि वो रोज लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल उसने एक गैस स्टेशन में गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पेनी में 17 सालों तक फ्लोर की सफाई की। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड ने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा। उसने वो घर $12,000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजारी। रोनाल्ड की शादी भी हुई पर कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी थी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की मनपसंद हॉबी लकड़ियां काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का। ये 2014 की बात है। वो 92 साल का था। करीब 28,13,503 अमेरिकन 2014 में मरे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक यानी रोनाल्ड रीड ने न्यूज हेडलाइन बनाई थी। वो इसलिए क्योंकि रोनाल्ड रीड अपने पीछे $8 मिलियन छोड़ के जा चुका था। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों को दिए
और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान कर दिए। अगर आप विकिपीडिया में रोनाल्ड रीड के बारे में सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडर, इन्वेस्टर, समाज सेवक और एक मिलेनियर था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड इतने सालों से पैसे बचाकर ब्लू स्टॉक चिप्स में इन्वेस्ट कर रहा था। ब्लू स्टॉक चिप्स आमतौर पर आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियों का स्टॉक होता है, जिनका कई वर्षों से स्वस्थ संचालन होता है और जिसकी कमाई भरोसेमंद होती है। बस इतनी सी बात थी। वो एक एक पैसे को सेव करता था और यहां तक कि उसने कभी भी इंटरेस्ट भी उनका निकाला नहीं था। उसने अपनी सेविंग को सालों साल कंपाउंड किया था और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन की रकम जमा हो चुकी थी। क्या आप कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और स्टोरी सुननी चाहिए। अब जरा नजर डालते हैं उस आदमी पर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। रिचर्ड फ्यूस्कॉन मैरिल लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से एमबीए किया था और वो 40 की उम्र में रिटायर्ड हो गया था। एक बिजनेस मैगजीन की 40 अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। कनेक्टिकट में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का एक बंगला था, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैराज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का खर्चा ही $90,000 पर मंथ था और इसकी मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदली। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पर आ गया। उसी साल उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। फिर उसके पाम बीच का घर सील कर दिया गया और 2014 में ग्रीनविच मेंशन भी उसके हाथ से चला गया और उसका आलीशान स्विमिंग पूल भी नीलामी में अपनी कीमत से 75% नीचे की कीमत पे बिक गया। इन दोनों यंग मिलेनियर्स रोनाल्ड रीड और रिचर्ड की कहानी से हमने क्या सीखा? रोनाल्ड रीड ने धैर्य रखा जबकि रिचर्ड लालची निकला। फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहां रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली आदमी भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये ज्यादा मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आप चाहे जहां से भी हो, जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बना देता है। बस आपको हमेशा अलर्ट रहने और ध्यान देने की जरूरत होती है। हर कोई अमीर बन सकता है, पर हर कोई हम्बल नहीं होता। इस बुक में ऑथर इसी तरह की कुछ कहानियां सुनाकर कुछ बहुत अच्छी सीख देते हैं। तो पहली सीख, नो वन इज क्रेजी। हर व्यक्ति जिंदगी में सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह मनी के बारे में सब कुछ जानता है। अलग अलग पीढ़ियों के लोग अलग अलग लोगों द्वारा पाले गए। उनके माता पिता जिन्होंने अलग अलग आय अर्जित की और अलग अलग तरह से इन्वेस्ट किया। कुछ दुनिया के अलग अलग हिस्सों, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में पैदा हुए। इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं तो कुछ प्रोविडेंट फंड में। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। जो आदमी लो इकोनॉमी और हाई इन्फ्लेशन के समय बड़ा हुआ, उसकी सोच उस आदमी से बहुत अलग होती है जो हेल्दी इकोनॉमी के समय में बड़ा हुआ। एक गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे की सोच एक अमीर परिवार में पैदा हुए बच्चे की सोच से एकदम डिफरेंट होगी। इसका मतलब है कि हर किसी की पैसे के बारे में सोच अलग है, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है, लेकिन हर किसी के पास बहुत ही लिमिटेड ज्ञान होता है। इसलिए लेखक ने कहा कि अपनी लिमिट समझें। उन लोगों को देखें जिन्होंने जिंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे बनाए हैं और उनसे प्रेरणा लें। लक एंड रेस, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसों के मामले में लकी होते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑथर बिल गेट्स की स्टोरी शेयर करते हुए कहते हैं कि बिल गेट्स 1968 में लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे, जो सेटल वॉशिंगटन में था, और लकीली उस स्कूल में उस समय एक कंप्यूटर था।
जिसकी एक्सेस बिल गेट्स को थी। उस स्कूल में मिस्टर डोगल एक मैथ्स और साइंस के टीचर थे। उन्होंने $3000 में टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर लीज पे लिया और उस समय इस तरह का एडवांस कंप्यूटर बड़े से बड़े कॉलेज में भी नहीं था। बिल गेट्स अपने फ्रेंड पॉल एलन के साथ उस कंप्यूटर पे काफी सालों तक काम करते थे और 8th क्लास तक ही कंप्यूटर के एक्सपर्ट बन गए और दोनों ने बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी स्टार्ट की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1968 में दुनिया में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल उम्र के लोग थे। उस समय लगभग 18 मिलियन स्टूडेंट संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे। उनमें से लगभग 270,000 वॉशिंगटन राज्य में रहते थे, जिनमें से 100,000 से कुछ अधिक लोग सिएटल क्षेत्र में रहा करते थे और उनमें से केवल 300 ने ही लेक साइड स्कूल में पढ़ाई की और उन 300 में से एक बिल गेट्स भी थे। तो बिल गेट्स के केस में लक काम आया। लेकिन अगर हम आपको बताएं केंट एवांस के बारे में, जो उसी स्कूल में पढ़ते थे और बिल गेट्स के पहले बेस्ट फ्रेंड थे, वो चाहते तो बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ केंट एवांस भी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंट एवांस हाई स्कूल में ही एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, लेकिन बिल गेट्स ने लेक साइड स्कूल में जाकर लाखों में से एक का लक अनुभव किया। केंट एवांस ने लाखों में से एक का रिस्क अनुभव किया, पर गेट्स ने सक्सेस हासिल की। तो आप किसी भी सक्सेस को आंकने के लिए लक और रिस्क दोनों को प्रॉपर रेस्पेक्ट दें। अगर अभी आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं, तो ये हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि लक का ये भाई है रिस्क, और कैलकुलेटिव रिस्क लेकर आप लक को अपने फेवर में कर सकते हैं। आप अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहें और उसे कैपिटलाइज करें। नेवर इनफ। वैनगार्ड के फाउंडर जॉन सी बोगल, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। एक बिलियनियर के घर पार्टी हो रही थी। एक कोने में कर्ट वैंगोटे और जोसेफ हेलर बैठे हुए थे। दोनों अपने होस्ट की इनकम की बात कर रहे थे, जो कि एक हेज फंड मैनेजर था। कर्ट ने कमेंट किया कि उस आदमी की एक दिन की कमाई जोसेफ के नॉवेल कैच 22 की पूरे साल की बिक्री से भी ज्यादा है। इस पर जोसेफ ने कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, उनके पास वो है जो हेज फंड मैनेजर के पास कभी भी नहीं होगा, और वो है इनफ। अभी आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप कह सकते हैं कि आपके पास इनफ मनी है? रजत गुप्ता कोलकाता का एक गरीब लड़का था। वो एक अनाथ था, लेकिन 45 की उम्र में ही वो सीईओ बन गया था। रजत दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्मों में से एक मैकेंजी के सीईओ थे। साल 2007 में जब वो कंपनी से रिटायर्ड हुए, तो उसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली। रजत 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उन्होंने सबसे अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की वर्थ $100 मिलियन पहुंच चुकी थी, लेकिन वो अपने पैसे से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए, तो अब उन्हें एक बिलियनियर बनना था। फिर रजत गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। 2008 में गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में थी। वॉरेन बफे ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता का ये बात पब्लिक से पहले पता चल गई। वॉरेन की फंडिंग से बेशक कंपनी के स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस थे। बस फिर क्या था, बोर्ड मीटिंग कॉल के 16 सेकंड बाद रजत ने एक हेज फंड मैनेजर राज राजारत्नम को कॉल किया, जो कि श्रीलंका के एक हेज फंड मैनेजर थे। ये कॉल कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर राज ने तुरंत ही गोल्डमैन के 7,75,000 शेयर खरीद लिए। कुछ ही घंटों बाद वॉरेन की डील की खबर पब्लिक हुई और गोल्डमैन के स्टॉक एकदम से ऊपर चढ़ गए। राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमा लिए। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रजत ने टोटल $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया था। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत से हाथ धोया और उन्हें जेल जाना पड़ा, और साथ ही उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी गंवा दी। रजत के पास पहले से ही $100 मिलियन थे,
तो उन्हें $7 बिलियन क्यों चाहिए थे? उसके पास पहले से ही धन दौलत, फेम, पावर और फ्रीडम थी, लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गवा दिया क्योंकि रजत गुप्ता के पास इनफ का सेंस नहीं था। हम इस स्टोरी से 3 चीजें सीख सकते हैं। लेसन 1, सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है अपने गोल को सेट रखना और ज्यादा दौलत जमा करने से खुद को रोकना। ज्यादा पावर, ज्यादा फेम और ज्यादा पैसे का लालच सेटिस्फेक्शन से ज्यादा एम्बिशंस को बढ़ावा देता है। इस पॉइंट पर आकर जब आप आगे नहीं बढ़ते तो आपको लगता है जैसे आप पीछे जा रहे हो और फिर आगे बढ़ने के लिए आप बड़े से बड़ा रिस्क लेते हो। इंसान अपनी हद भूल जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कहां पर रुकना है। लेसन नंबर 2, सोशल कंपैरिजन यानी दूसरों से तुलना एक प्रॉब्लम बन जाती है। मान लो एक फुटबॉल प्लेयर साल के $500,000 कमाता है, उसके पास पहले से काफी पैसा है, पर हम अगर उसकी तुलना माइक ट्राउट से करें जिसका $430 मिलियन साल के हिसाब से 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें ये रूकी प्लेयर उसके सामने एकदम गरीब लगेगा। अब मान लो हेज फंड मैनेजर जो $36 मिलियन कमाता है, पर 2018 में टॉप 10 हाईएस्ट पेड हेज फंड मैनेजर कम से कम $340 मिलियन साल के कमाते थे, तो हमें ये $36 मिलियन उसके सामने काफी मामूली लगेंगे। लेकिन अगर टॉप 10 हेज फंड मैनेजर जो साल के $340 मिलियन कमा रहे थे, वो अपनी तुलना टॉप 5 से करें तो टॉप 5 हेज फंड मैनेजर $770 मिलियन कमाते थे और टॉप 5 खुद की तुलना वॉरेन बुफे से करें जो कि 2018 में $3.5 बिलियन ज्यादा अमीर थे। और अगर वॉरेन बुफे जेफ बेजोस के लेवल पर आना चाहें जिसकी नेटवर्थ 2018 में $24 बिलियन थी और आज 2021 में $200 बिलियन है, जबकि वॉरेन बुफे की वर्थ $104 बिलियन है। तो देखा आपने, सोशल कंपैरिजन की दीवार बहुत ऊंची है और कोई भी इसे छू नहीं सकता। अगर आप इस खेल में शामिल हो जाओ कि मैं अपने दोस्तों जितना अमीर होना चाहता हूं, तो आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि जीतने और पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं जहां आपको इनफ लगे। आप सेटिस्फाइड फील करो। जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, शुरुआत से ही मत लड़ो। मान लो कि आपके पास काफी है, चाहे आपके आसपास के लोग और की चाह में पागल हुए जा रहे हों। लेसन नंबर 3, कुछ चीजें पैसे, फेम और पावर से भी बढ़कर होती हैं, चाहे आपके पास ये सब कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। रजत गुप्ता खुद को बचाना चाहते थे, वो अपने किए की सफाई दे रहे थे और खुद को तसल्ली भी दे रहे थे कि उनकी रेपुटेशन उनके लिए अब और मायने नहीं रखती, लेकिन उनका कहना गलत था। रेपुटेशन अनमोल है, फ्रीडम अनमोल है, परिवार और दोस्त भी अनमोल हैं, लोगों का प्यार करना और बदले में उनका प्यार पाना भी अनमोल है, खुशियां अनमोल हैं। लेकिन ये सब पाने का एक ही तरीका है कि अपनी हद समझें और आपको याद रहे कि कब रिस्क लेने हैं और कब इनफ का मतलब है इनफ। कंपाउंडिंग एक फील्ड से सीखी हुई बातें हम दूसरे फील्ड में काम में आती हैं। क्या आपको पता है कि बहुत पहले आइस एज क्यों आया था? ये कुछ कुछ उसी तरह है जैसे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग आपके पैसे ग्रो करती है। 19th सेंचुरी में जाकर साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हुए थे कि धरती में कभी आइस एज आया था। धरती में सिर्फ एक ही आइस एज नहीं आया, बल्कि हमारी पृथ्वी ने 5 आइस एज देखे थे, जिनकी डेट का हम आज एक्यूरेट अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोच कर देखिए, ये पूरी दुनिया को बर्फ से कवर करने, बर्फ पिघलाने और फिर से बर्फ ढकने पर कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये घटना 5 बार हो चुकी है, लेकिन आइस एज आया ही क्यों? आइस एज के पीछे की वजह क्या है? इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के हिसाब से माउंटेन रेंज में हलचल होने की वजह से क्लाइमेट में चेंज आया और दूसरी थ्योरी कहती है आइस धरती का नेचुरल वातावरण है जिसमें ज्वालामुखी फटने से बदलाव आया। हालांकि ये थ्योरीज सिर्फ एक आइस एज को एक्सप्लेन करती हैं,
ना कि पांचों को। 1900 की शुरुआत में एक सर्बियन साइंटिस्ट मिलुटिन मिलानकोविक ने सोलर सिस्टम में धरती की पोजीशन को स्टडी किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल ताकत का प्रभाव पृथ्वी की धुरी पर पड़ता है। मिलानकोविक ने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कुछ ज्यादा ही झुक जाती है, जिससे इसे नॉर्मल से ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है। पृथ्वी के हेमीस्फीयर में आने वाले बदलाव के चलते बहुत ज्यादा ठंड हो गई, जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई। व्लादिमीर कोपन, जो एक रशियन मेटेरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी में एक कंडीशन जोड़ी। उन्होंने कहा कि एबनॉर्मल टिल्ट की वजह से धरती पर गर्मियों के मौसम में भी ठंड बढ़ गई थी। ये उस तरह की गर्मी थी जिसमें इतनी गर्मी नहीं होती कि पूरी बर्फ को पिघला सके। गर्मियों के बाद भी धरती के कुछ हिस्से बर्फ से ढके रहे, जिससे बर्फ को आने वाली सर्दियों में भी टिके रहने में आसानी हुई। साल दर साल इसी तरह बर्फ के ऊपर बर्फ की परतें जमा होती रहीं, जब तक कि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक नहीं गई और इसी तरह आइस एज आया। तो देखा आपने, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मान लो आपने अपनी एनुअल सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा करना शुरू किया और आपकी एनुअल इंटरेस्ट रेट है 12%। तो अगले साल आपके पास आपकी सैलरी का 10% का 12% इंटरेस्ट रेट के साथ होगा। फिर आप 2032 तक अपनी सैलरी का 10% जमा करते गए। हर साल आप 10% जोड़ रहे हो और हर साल आपका 12% इंटरेस्ट भी ग्रो कर रहा है। अगर आप इस पैसे को अगले 10 साल तक नहीं निकालोगे तो डेफिनेटली आप मिलेनियर बन जाओगे। आइस एज भी धीरे धीरे बर्फ के जमा होने से आया। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का भी मतलब यही है, धीरे धीरे पैसे जमा होना। क्या आपको पता है कि वॉरेन बुफे सिर्फ 10 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करते आ रहे हैं? उन्होंने कभी भी इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं निकाला। उन्होंने कई सालों तक ये पैसा जमा होने दिया। जब वो 89 के हुए तो उनके पास 84.5 बिलियन डॉलर थे। ये उनके डिसिप्लिन और 8 डेकेड्स के कंपाउंडिंग का नतीजा था। अगर आप कैलकुलेट करें तो वॉरेन बुफे ने अपने 50वें जन्मदिन के बाद ही 84.5 बिलियन डॉलर कमाए। ये सब कंपाउंडिंग के पावर का कमाल है। इस कनेक्शन के बारे में सोचो, 8 प्लस 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 8 इक्वल टू 72। ये जोड़ है, लेकिन इससे आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 8 को 8 से ही 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? तो ये बन जाएगा 13,42,17,788। तो ये है असली कंपाउंडिंग। तो देखा आपने कितना फर्क है। वॉरेन जब 20 या 30 के थे तो वो अपना पैसा यूं ही नहीं खर्च करते थे। जो उन्होंने 60 या 70 तक होने तक इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ी, तो वो लगातार इन्वेस्ट करते गए और उन्होंने 25 सालों तक पैसे जमा किए। वॉरेन की दौलत पर कई सारी किताबें लिखी गई हैं। फिर से बता दें कि उनके पास 2021 में अभी 104 बिलियन डॉलर हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और 89 का होने तक करते रहे। अगर कंपाउंडिंग पर सच में कोई किताब लिखी जाए तो उसका नाम होगा शट अप एंड वेट, गेटिंग वेल्दी वर्सेज स्टेइंग वेल्दी। Good investing is not necessarily about making good decisions. It is about consistently not screwing up. अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलिए, तो ये बात हम इन दो इन्वेस्टर की कहानी से सीखते हैं। जेसी लिवरमोर अपने टाइम का बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। वो 1877 में पैदा हुआ था, जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ट्रेडर कोई बन भी सकता है। उससे पहले ही उसने खुद को एक ट्रेडर के नाम पर एस्टेब्लिश कर दिया था। 30 साल की उम्र में ही जेसी ने 100 मिलियन डॉलर कमा लिए थे। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आ गया।
उन दिनों चारों तरफ बस यही न्यूज छाई हुई थी। वॉल स्ट्रीट के न जाने कितने ही स्टॉक ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया था। अक्टूबर 29, 1929 के दिन जेसी का परिवार घर पर ही उसका इंतजार कर रहा था। उसकी वाइफ और दोनों बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसके आने की राह देख रहे थे और उसकी मदर इन लॉ बेडरूम में जाकर अंदर रो रही थी। जेसी घर पहुंचा। वो बहुत शॉक में था, पर इसलिए नहीं कि उसका दिवालिया निकल चुका था, बल्कि इसलिए क्योंकि जेसी ने एक शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा और उसका अंदाजा एकदम सही निकला और वो करोड़पति बन गया। उस दिन 29 अक्टूबर को उसने $3 बिलियन पैसे कमाए। जब हर कोई ये शर्त लगा रहा था कि स्टॉक के रेट ऊपर जाएंगे, तो उस वक्त जेसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। बस फिर क्या था, वो शर्त जीत गया और रातों रात बिलियनियर बन गया। पर अब्राहम सिमंस्की के साथ कुछ अलग ही हुआ। अब्राहम एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। 1920 के दौरान वो मिलियनियर बना। बाकी ट्रेडर्स की तरह अब्राहम ने भी काफी बड़ी शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश के कुछ ही दिनों बाद अब्राहम गायब हो गया। दरअसल उसने सुसाइड कर लिया था। अब फिर से जेसी लिवरमोर पर आते हैं और उसकी स्टोरी पूरी करते हैं। 1929 के क्रैश के बाद जेसी ओवर कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल हो गया। वो एक के बाद एक बड़ी शर्तें लगाता चला गया और जीतता गया। जेसी को लगा कि वह ऐसे ही हमेशा जीतता रहेगा, लेकिन 1933 में स्टॉक मार्केट में उसने अपना सारा पैसा गंवा दिया। जेसी भी कुछ दिनों बाद गायब हो गया और उसने भी खुद की जान ले ली थी। जो अब्राहम के साथ हुआ वही 4 साल बाद उसके साथ भी हुआ। अब्राहम की तरह वो भी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया था। तो देखा आपने, दोनों आदमी अमीर तो बन गए पर अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख सके। पैसा कमाना एक बात है और उसे बनाए रखना अलग चीज है। पैसा कमाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना होगा, लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा। आपको ये बात याद रखनी होगी कि किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड आपकी सारी दौलत छिन सकती है, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है। यहाँ कब क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी आप एकदम टॉप पे आओगे तो कभी एकदम बॉटम पर। पैसे को बनाए रखने के लिए आपको सोच समझकर पैसे का इस्तेमाल करना सीखना होगा। और यह भी एक फैक्ट है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पर इसे कमाने में किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। जिंदगी में हमेशा याद रखो कि सक्सेस हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। लाइफ में हार भी मिलेगी। बीते कल की सक्सेस आने वाले सुनहरे कल की गारंटी नहीं दे सकता। अब हम वॉरेन बफे पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 70 सालों में अपनी वेल्थ कैसे मेंटेन की। उन्होंने अपने पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और एक दशक से भी ज्यादा कंपाउंड होने दिया और 89 की उम्र में उनके पास $84.5 बिलियन थे। वॉरेन को इन्वेस्टिंग आती है। उन्हें पता है कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट रहेंगी। उन्हें यह भी पता है कि सबसे सस्ते स्टॉक कौन से हैं और वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैनेजर्स को जानते हैं और इस तरह से वो एक अमीर आदमी बने। लेकिन वॉरेन ने अपनी वेल्थ कुछ इस तरह से बनाए रखी कि वो किसी के भी बहकावे में नहीं आए। उन्होंने 14 रिसेशन झेल कर भी अपने स्टॉक्स नहीं बेचे। उन्होंने अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाई। उन्होंने खुद को किसी एक स्ट्रेटेजी, एक ओपिनियन या एक पासिंग ट्रेड तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कभी क्विट नहीं किया। टेल्स यू विन। अगर एक बार एक सिक्का उछालो तो जरूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो। पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। फ्रीडम। असली पैसा वही होता है जो आपको टाइम से आजादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता।
ऐसा पैसा भी किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। तो आपने इस किताब में उस यंग टेक जीनियस की कहानी पढ़ी जिसने $1000 गोल्ड कॉइन समुद्र में फेंक दिए। आपने इस किताब में रोनाल्ड रीड की कहानी भी पढ़ी जिसने एक मामूली से चौकीदार होने के बावजूद $8 मिलियन दान कर दिए। आपने हार्वर्ड एमबीए ग्रेजुएट और रियल एस्टेट इन्वेस्टर रिचर्ड फ्यूस्कॉन के बारे में भी पढ़ा जिसने 2008 के क्राइसिस में सब कुछ गंवा दिया। और आपने इस किताब में रजत गुप्ता की भी कहानी पढ़ी जिनके पास $700 मिलियन होने के बावजूद $7 बिलियन और चाहिए थे। इस बुक में आपने जेसी लिवरमोर और अब्राहम की कहानी भी सुनी। इनमें से जेसी ने एक ही दिन में $3 बिलियन कमाए थे जबकि दूसरे सारे पैसा गंवा दिया था। बाद में दोनों ही लोगों ने सुसाइड कर लिया। आखिर में आपने इस बुक में वॉरेन बफे के बारे में भी पढ़ा। तो इतने सारे लोगों में से आप किसके जैसा बनना चाहोगे? याद रखो कि जिंदगी में रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, प्यार और खुशी ही सबसे कीमती चीज है जो पैसे, पावर और फेम से कहीं बढ़कर है। याद रखो कि दुनिया गोल है और हार और जीत जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी हमारे पास सब कुछ होता है और कभी कुछ भी नहीं। अमीर बनने के कई सारे तरीके हैं पर अपनी अमीरी बरकरार रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम्बल। पैसे की वैल्यू को समझो और जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। जिनसे आप बेहद प्यार करते हो उनके साथ वक्त गुजारो क्योंकि परिवार और सच्चे दोस्त ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना होते हैं।